हेलो एंड वेलकम टू द रियल एसेट शो। सीएनबीसी आवाज पर एक नई पेशकश आपके लिए, जहां पर बात तो रियल एस्टेट की होगी। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और हम हमेशा से रियल एस्टेट के बारे में, रियल एस्टेट के लिए ढेर सारी बातचीत करते आए हैं और ये कोशिश उसी को थोड़ा आगे बढ़ाने की, क्योंकि इस समय देश के रियल एस्टेट में काफ़ी कुछ हो रहा है। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि कौन सा घर खरीदना है, कौन सा घर बेचना है, सही टाइम है नहीं है, और दुकान मकान, वो सारी चीज़ें तो रेगुलर हमेशा चलती रहती है। लेकिन इस पूरे मार्केट की नब्ज़ अगर आपको समझनी है तो थोड़ा और इस बाज़ार के अंदर क्या कुछ हो रहा है उसे जानने और समझने की ज़रूरत है, और वही कोशिश इस शो यानी कि द रियल एसेट शो में हम करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो आई होप आपको शो पसंद आएगा। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं और शो पे मैं इंट्रोड्यूस करूं अपने मेहमानों को। उससे पहले थोड़ा आपको बताऊं कि आज हम बात क्या करने वाले हैं। देखिए, इंडियन रियल एस्टेट की अगर हम बात करें तो इस वक्त एक बहुत ही खूबसूरत मुकाम पर खड़ा हुआ है, जहां पर चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, चाहे वो डेवलपर्स हों उनके लिए, चाहे वो एक्सपर्ट्स हों उनके लिए, चाहे वो घर खरीदार हों उनके लिए। क्योंकि पिछले 2-4 साल जो हमने देखे हैं आफ्टर पैंडेमिक, वहाँ पर मार्केट ने एक अलग तरह की रफ्तार दिखाई है, एक अलग तरह का तेवर दिखाया है, अलग तरह के प्रोडक्ट्स आते हुए दिखाई दिए। इनफैक्ट रेरा जो कि घर खरीदारों को सशक्त बनाने आया, वो कितना उसने बनाया नहीं बनाया ये एक अलग बहस का विषय है, लेकिन नो डाउट हमारे इस मार्केट को उसने काफ़ी बेहतर किया इन टर्म्स ऑफ ट्रस्ट। वो ट्रस्ट दोनों तरफ से है, वो आपका ट्रस्ट मार्केट पर, वो लोग जो इस मार्केट को दूर से देखते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हो गए, दूसरे तरह के इन्वेस्टर्स हो गए, उनका ट्रस्ट। तो काफ़ी कुछ इस मार्केट में हुआ है, कह सकते हैं मार्केट एक नए सिरे से इवॉल्व हुआ है। तो अभी जो हाल फिलहाल में कुछ ट्रेंड्स दिखे हैं वो ये दिखे हैं कि जो विदेशी निवेशक हैं, जो भारतीय बाजार में पैसा लगाते हैं, उन्होंने अपने पैसे को न सिर्फ और बढ़ाया है बल्कि उनके जो थीम्स हैं वो थोड़े बदलते हुए नजर आ रहे हैं। हाल फिलहाल में ब्लैकस्टोन ने कहा कि वो भारत में अपने निवेश को दोगुना करेंगे, और उसके साथ एक और चीज होती हुई नजर आई कि उन्होंने पुणे बेस्ड एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी कोलते पाटिल को एक्वायर किया, उसमें 60% से ज्यादा हिस्सा खरीदा। बाकी डील्स की बातें तो अलग चीज हैं, लेकिन ये बताता है कि अब रेजिडेंशियल में उनका फोकस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस समय रेजिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट तो काफी इंटरेस्टिंग हो ही गया है हिंदुस्तान का। तो उसमें ये नया फंड, नया पैसा आएगा तो क्या होगा। और ये तो सिर्फ एक बड़ी बानगी है जो मैंने आपसे कही, लेकिन ऐसा और बहुत कुछ हो रहा है। बहुत सारा पैसा दूसरे एवेन्यूज से आ रहा है। वो पैसा कैसे काम करेगा, उसका इस पूरे मार्केट पे इंपैक्ट किस तरीके का होगा, क्या आपके लिए ये रियल एस्टेट को थोड़ा महंगा बना देगा या आपके लिए बेहतर प्रोडक्ट्स लेकर आएगा, डेवलपर इसे कैसे देख रहे हैं, एक्सपर्ट इसे कैसे देख रहे हैं, और इसमें हमारे लिए क्या टेक अवे, ये सारी बातें आज हम करेंगे। तो चलिए अब वक्त है कि मैं मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। तो आज मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में गुलाम जिया साहब, सीनियर ईडी नाइट फ्रैंक इंडिया, और हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बमन ईरानी साहब, जो कि अगर मैं उनकी कंपनी का तारुफ कराऊं तो रुस्तम जी ब्रांड है, क्रीस्टोन रियल्टर्स जिस नाम से कंपनी लिस्टेड है उसके सीएमडी हैं, और क्रेडाई नेशनल के प्रेसिडेंट हैं, और रियल एस्टेट पर काफ़ी अच्छी बातें करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। टू स्टार्ट विद गुलाम जिया साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जितनी शुरुआत में मैंने भूमिका बनाई तो बातचीत तो हम उसी आधार पर शुरू करते हैं। ब्लैकस्टोन अभी एक ताज़ी घटना है जो घटी, जिन्होंने ना सिर्फ एक अनाउंसमेंट की कि हम अपना निवेश भारत में डबल करेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि अब उनका फोकस, ऑलरेडी वो रियल एस्टेट में काफ़ी पैसा डालते हैं लेकिन अभी तक कमर्शियल, रिटेल, अन्य तरह के रियल एस्टेट में था, लेकिन कोलते पाटिल का एक्विजिशन क्या बताता है? बहुत बहुत शुक्रिया विपिन जी, मुझे इस प्लेटफॉर्म पर दावत देने का। आपके साथ गुफ्तगू करके हमेशा से मज़ा आता है। मुझे उम्मीद है आज भी ये सेशन हमारा उतना ही मज़ेदार होगा। राइट। बात शुरू कर रहे हैं, चूँकि ब्लैकस्टोन जैसे ग्लोबल प्लेयर्स का इंडिया का फोकस, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2005 में जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एफडीआई की ओपनिंग की गई थी, तो कई प्रकार के फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भारत के ग्रोथ में हिस्सा लेना शुरू किया था। लेकिन जो पहला वक्फा था तकरीबन 6-7 साल का, उसके बाद जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, उसके बाद और तकरीबन चंद एक साल ब्लैकस्टोन उस सारे दौरानिए में मार्केट को दूर से देख रहा था। उसके बाद जो इन्होंने एंट्री ली है, स्पेक्टेकुलर एंट्री है। पहले उन्होंने ऑफिस मार्केट में एंट्री ली, उसके बाद फिर रिटेल, वेयरहाउसिंग और इस तरह के सारे रियल एस्टेट सेक्टर, अब जाके उन्होंने रेसिडेंशियल में एंट्री जाहिर की है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है भारत के रियल एस्टेट के लिए, क्योंकि
सारे जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो रेसिडेंशियल से अब तक किनारा किए हुए थे, वो इसमें हिस्सा नहीं लेना चाह रहे थे। और ये अगर लेते भी थे तो सिर्फ डेट फंडिंग के थ्रू या एनबीएफसीज के थ्रू अपना पैसा जो रूट करते थे वो था। ये पहली दफ़ा हुआ है कि जब अपनी इक्विटी उन्होंने किसी एक प्लेयर में, चाहे वो एंटिटी लेवल हो, लेकिन उनका एक्साइटमेंट रेसिडेंशियल रियल एस्टेट को देखते हुए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है भारतीय रियल एस्टेट के लिए कि अब फॉरेन निवेश जो है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, वो रियल एस्टेट रेसिडेंशियल, और रेसिडेंशियल माइंड यू, ओवरऑल रियल एस्टेट का तकरीबन 75 से 80% हिस्सा रेसिडेंशियल रहता है, हमेशा रहता आया है। और आगे चल के भी अंदाजा है कि उसी प्रकार ये बिजनेस ग्रो होगा। तो इस सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की एंटिटी की एंट्री अपने आप में एक बहुत बड़ा मकाम है। और आगे चल के मैं इसको और बढ़ता हुआ देखता हूं, जिस प्रकार ब्लैकस्टोन ने किया है और दूसरे कई सारे प्लेयर्स हैं, उनसे भी मुझे तवक्को है, उम्मीद है कि वो भी भारतीय रियल एस्टेट में अपने अपने निवेश को और ज़्यादा एक्सपांड करेंगे और रियल एस्टेट रेसिडेंशियल खास तौर से उसमें अपना हिस्सा और बढ़ते दिखाई देगा। राइट, बमन साहब की राय लूं उससे पहले एक फिगर आप लोगों को बताता हूं। तो 2024 H1 यानी कि पहले 6 महीनों का डेटा कहता है 3.5 बिलियन से ज्यादा रियल एस्टेट के अंदर निवेश आया और उसमें काफी कुछ हाउसिंग की तरफ मुड़ता हुआ दिखाई गया। थोड़ा सेग्रीगेट करेंगे आगे चल के डेटा को, लेकिन एक बड़ा नंबर, और भी नंबर्स अवेलेबल हैं, लेकिन जो कंसोलिडेटेड था वो मैंने आपको शेयर किया। बमन साहब, गुलाम साहब ने अपनी राय रखी और वो इसको एक बड़ा मूव देख रहे हैं कि पैसा आ रहा था रियल एस्टेट के अंदर, लेकिन इस तरीके से सीधे एक रियल एस्टेट कंपनी का स्टेक लेना, मेजॉरिटी स्टेक लेना और सीधे रेजिडेंशियल में उतरना क्या दिखाता है इतने बड़े फंड हाउस का? तो विपिन जी, आप और मैं ऑलवेज एक दूसरे से बातें करते रहे हैं इस बारे में कि ओवरऑल इकोनॉमी की साइज जब बढ़ती रहती है, जैसे आज की तारीख में हमारे हिंदुस्तान की इकोनॉमी 3.57 बिलियन है, ये करीबन 3.57 ट्रिलियन है, ये करीबन $5 ट्रिलियन 2027 तक हो जाएगा एंड $7 ट्रिलियन करीबन 2030 तक हो जाएगा। और इसके आगे आप NIS में जब आए थे, न्यू इंडिया समिट में, क्रेडाई का इवेंट जो था नासिक में, आपको वहां पे बताया गया था कि ऑलमोस्ट 60% हमारी जो पॉपुलेशन है इस कंट्री की, वो पूरी की पूरी अर्बनाइज हो जाएगी और ये अर्बनाइजेशन में बहुत नए सिटीज बनेंगे। और अगर इतना सारा ग्रोथ होना है तो मैं वहां पे हर बार स्टेज पे भी कहता हूं कि हमारे जितने डेवलपर्स आज की तारीख में इंडिया में हैं, अगर ये 24 घंटा 7 दिन काम करे तो हमारी जो डिमांड है उसको पूरी नहीं कर पाएंगे। और इसके ही चलते हुए आप देख सकते हो कि फॉरेन फंड्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया में काफी टाइम से आ रहे हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मेरे हिसाब से अगर आप देखें 20 2000 साल से जब से इन्वेस्टमेंट्स शुरू हुए थे आज तक, करीबन मोर देन, गुलाम जिया ज्यादा बता पाएंगे, लेकिन मोर देन $1 ट्रिलियन ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में आ चुके हैं। अब मेरा ये कहना है कि व्हाई हैव दे कम डायरेक्टली एंड व्हाई रेजिडेंशियल रियल एस्टेट। तो मैं कह सकता हूं कि एक तो बर्जिंग इकोनॉमी जो हमारी है, दैट इज ड्राइविंग एज अ फैक्टर कि ब्लैकस्टोन यहाँ पे आया हुआ है एंड डायरेक्टली रियल एस्टेट डेवलपर बनने की उन्होंने चाह दिखाई है। इसके पहले जैसे गुलाम ने कहा कि देवर ऑलरेडी देयर इन कमर्शियल, देवर डेटा सेंटर्स कर रहे थे, रिटेल में थोड़ा बहुत फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा था, लेकिन स्टीवन स्वॉर्जमैन जो यहाँ के ब्लैकस्टोन के हेड हैं, फाउंडर हैं, उन्होंने बहुत क्लियरली अपना विजन स्पेल आउट किया है। उन्होंने कहा इंडिया विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री इन देयर ग्रोथ, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो डायरेक्ट कंट्रोल, जहां पे उनको 60% प्लस अगर कंपनीज में कंट्रोल मिले तो उस कंपनीज में आएंगे। और रियल एस्टेट की तरफ उनका काफी ध्यान रहा है और रहेगा फ्यूचर में, और रेजिडेंशियल की जो डिमांड है इसे सेटिस्फाई करने के लिए और इससे उनको जो फायदा मिल सके, गिवन टुडे आपने जैसे कहा रेरा ऑलरेडी आ चुका है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज काफी सुधर चुकी है, और आज की तारीख में इवन लॉ एंड जुडिशरी इज अ लॉट मोर क्विकर, जिससे आप डिसीजंस काफी जल्दी ले पा रहे हो। तो ये सारों को मद्देनजर रखते हुए दे हैव कम इनटू इंडिया, और मेरा मानना है दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ब्लैकस्टोन आई है, और भी कंपनीज आएगी, और इससे ओवरऑल मार्केट जो है वो काफी सुधर जाएगा। बिकॉज रेजिडेंशियल डेवलपमेंट, एज गुलाम ने बताया, करीबन 80% ऑफ द टोटल रियल एस्टेट मार्केट का प्ले है, लेकिन इसमें भी कई कैटेगरीज है। तो रेंटल मार्केट्स जो होती हैं, बैचलर अकोमोडेशंस जो होता है, लेडीज हॉस्टल्स जो होती है, सीनियर लिविंग जो होता है, ये सारी कैटेगरीज में स्पेशलिस्ट का काम होना जरूरी है फ्यूचर में। और ये सारे स्पेशलिस्ट विल कम नॉट ओनली थ्रू द इंडियन सॉइल एंड इंडियन ग्रोथ, बट ऑल्सो इनऑर्गेनिकली इंटरनेशनल कंपनीज हमारे सॉइल पे आएंगी, और ये एक पॉजिटिव साइन है। दुबई गॉट बिल्ट दिस वे, US गॉट बिल्ट दिस वे, कोरिया गॉट बिल्ट दिस वे,
और इट इज टाइम नाउ इंडिया का भी ग्रोथ इसी तरह से होगा। जी, ठीक है। बहुत विस्तार से बमन साहब ने बताया कि क्या वो देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को होते हुए और उसके अंदर की चीज़ों को। तो गुलाम साहब, अब सवाल ये उठता है कि कोलते पाटिल एक ऐसी कंपनी पुणे में, एक तो पुणे की कंपनी और दूसरी आई थिंक वो मिड हाउसिंग में भी है, लग्जरी हाउसिंग में भी है। उनका एक सब ब्रांड उन्होंने बनाया था कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग को भी फोकस करेगा। क्या सोचा होगा ब्लैकस्टोन ने जब वो इसे एक्वायर कर रहे होंगे? मतलब हम अगर इसे रीड करने की कोशिश करें, एक पुणे बेस्ड कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसका पोर्टफोलियो थोड़ा डाइवर्सिफाइड है दो तीन चीजों में, तो मैं जानना चाह रहा हूं कि उनकी क्या नजर रही है इंडियन रियल एस्टेट मार्केट को लेके। क्या इस एक्विजिशन से हम समझ सकते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस समय मार्केट में जो कुछ हो रहा है उसके हिसाब से पूना का जो ग्रोथ है वो आज परसेंटेज वाइज बाकी जो टॉप 7-8 शहर हैं उसमें सबसे बेहतरीन है। हाँ, एक छोटी सी बात मैं कहता हूँ। कल मैं प्रॉपर्टी गुरु रिकॉर्ड कर रहा था और उसमें गेस्ट थे और किसी का प्रश्न आया पुणे को लेकर, तो उसने कहा मेरा 2.5 करोड़ का बजट है। तो मैंने कहा अरे बड़ा डिसेंट बजट है ये तो पुणे के हिसाब से। तो गेस्ट ने फिर कहा, क्योंकि वो बिलोंग ही पुणे को कर रहे थे, कि अब वो समय चला गया जब 2.5 करोड़ हम मानते थे कि बिल्कुल टॉप बजट है पुणे के लिए। अब आपको वहां 5, 7 और 10 करोड़ की प्रॉपर्टीज भी दिख रही हैं और उसे लोग खरीद रहे हैं। सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया, लेकिन जस्ट मेरे लिए भी वो थोड़ा सा रिवीलिंग फैक्ट था। हाँ, तो वहाँ से शुरुआत करते हैं कि पूना अपने आप में एक अच्छा उभरता हुआ मार्केट है। आज से तकरीबन 4-5 साल पहले ये वो मार्केट था जहाँ पर सालाना 20-25 मकान, 25,000 से 30,000 मकान बिक रहे थे। ये रफ्तार बढ़ते हुए तकरीबन 40-45-50,000 के आसपास पहुँच रहा है। और वो हिसाब से ये टॉप के 4-5 मार्केट्स में पूना अपने आप में एक उभरता हुआ मार्केट है। तो पहली चीज़, कोलटे पाटिल अच्छा लोकली एक बहुत ही पूना में एक बहुत ही एस्टेब्लिश्ड और वेल नोन ब्रांड है। इवन थोड़ा बहुत काम बेंगलोर और मुंबई और में भी। बेंगलोर में भी किया हुआ है। मुंबई में भी उनके डेवलपमेंट्स हैं और इस प्रकार से ये नाम अपने आप में एक एस्टेब्लिश्ड नाम है, एटलीस्ट वेस्टर्न और लिटिल जैसा आपने बताया सदर्न इंडिया में। और ब्लैकस्टोन को उस ब्रांड को लेकर आगे बढ़ना अपने आप में एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। मान लीजिए अगर आप इंडिया के टॉप मोस्ट डेवलपर पर के साथ टाइप किए होते, आप मान लें अगर आप ब्लैकस्टोन हैं, सबसे बेहतरीन डेवलपर पर के साथ आपने टाइप किया, उसके आगे और क्या। यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ग्रोथ प्ले है कि आपने ऐसे डेवलपर को चुना है जो एक फेयरली एस्टेब्लिश ब्रांड है। उसके बाद आपकी कोशिश ये हो सकती है कि आप इसे पूरे भारत में एक्सपांड करवाएं, एंड वाई जस्ट भारत, इवन बियॉन्ड इंडिया के कई सारे डेवलपर्स मार्केट्स लाइक यूएई, दुबई वगैरह में अब जिस हिसाब से मिडिल ईस्ट में और ग्रोथ हो रहा है वहाँ पर भी इंडियन प्लेयर्स हैं। तो ये बहुत मुमकिन है कि इस ब्रांड का एक्सपांशन एक ग्लोबल एंटिटी अगर ले रही है, अपने कांधों पर उठा रही है उस बार को, उस जिम्मेदारी को, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे चल के ये ब्रांड एक बहुत ही सॉलिड, बहुत ही ज़बरदस्त ब्रांड होकर उभर सकता है। तो ये जो प्ले है एज एन इन्वेस्टर, अगर मैं इफ आई हैव टू स्टेप इनटू देयर शूज, तो मेरे लिए ये प्ले जो है ये बहुत ही ज़्यादा चकित करने वाला है, जिसमें मुझे पार्टिसिपेशन करने में बड़ा मजा आएगा। तो जहां तक मैं समझता हूँ स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि आपने एक मिड लेवल ब्रांड को सेलेक्ट किया, को चुना, अब उसकी जो उसका जो सफर है टॉप ब्रांड तक ले जाने का, उसकी जिम्मेदारी आपके कांधों पर आ पड़ी है। राइट। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये जानना, क्योंकि बमन साहब खुद एक प्लेयर हैं एस्टैब्लिश रियल एस्टेट के अंदर। बमन साहब, जब रेरा आया तो वहां के उसके बाद हमने एक कंसोलिडेशन सी होती हुई देखी मार्केट के अंदर, जहां पर बड़े एस्टैब्लिश प्लेयर ज्यादा फोकस में आ गए। बहुत सारे छोटे प्लेयर्स ने अपने प्रोजेक्ट उनको हैंडओवर कर दिए, बेच दिए, टाई-अप्स कर लिए। कॉर्पोरेट प्लेयर्स ने अपनी एक अलग जगह बना ली। आप जैसे प्लेयर और स्टैब्लिश होते हुए नजर आए जिन्होंने बड़ा काम किया। तो क्या एक नए दौर का कंसोलिडेशन यहां से आते हुए देखेंगे? जैसे अब कीस्टोन डेवलपर खड़े हैं या कोई और बड़ा ब्रांड है, लेकिन अब उतरे हैं ब्लैकस्टोन, उन्होंने एक ब्रांड को एक्वायर किया और जैसा गुलाम साहब ने समझाया कि अब यहां से वो उसको लेकर एक नए मुकाम तक जाने की कोशिश करेंगे। तो क्या कंसोलिडेशन किसी तरह का, क्या एक नए तरह का फिर से इंडस्ट्री में उभार जैसा हमने अभी प्रीवियस पोस्ट रेरा देखा, वो आप कुछ विजुअलाइज कर रहे हैं? विपिन जी,
एक तो मैं कहना चाहूंगा कि ब्लैकस्टोन की एंट्री से मुझे जो बात हम हर बार कहते रहे हैं कि ये मार्केट काफी अच्छी है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ दिखाई दे रहा है और ये मार्केट और 10 साल तक मेरे हिसाब से अच्छा ग्रोथ करेगी। और एक और फैक्ट जो मैंने बहुत बार कहा है कि इंटरनेशनली आप देखेंगे तो कंट्रीज की ग्रोथ जीडीपी की जो हुई है दैट्स ऑन द बैक ऑफ रियल एस्टेट। मैंने यूएस का एडवांटेज आपको एग्जांपल दिया था पहले कि 25-30 साल तक लगातार यूएस में रेजिडेंशियल ग्रोथ, यानी पहले वो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ किए, उन्होंने रोड्स बनाए और द रोड्स फर्स्ट दे बिल्ड द रोड्स एंड देन द रोड्स बिल्ट अमेरिका, ऐसा कहते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने रेजिडेंशियल डेवलपमेंट एंड कमर्शियल डेवलपमेंट की, जिसकी की वजह से बहुत सारा ग्रोथ हुआ। उसके बाद आया जापान, उसके बाद आया साउथ कोरिया, और मैं हर कोई जानता है चाइना में लास्ट इतने सालों में क्या हुआ। और उसके आगे मैं कहना चाहता हूं दुबई इज ऑल्सो अ लिविंग एग्जाम्पल, सिंगापुर इज अ लिविंग एग्जाम्पल, जहां पे रियल एस्टेट की ग्रोथ हैज ग्रोन द जीडीपी ऑफ द एंटायर इकोनॉमी। अब देखिए, ब्लैकस्टोन इज अ बिग नेम एंड अ बिग कंपनी, जिन्होंने यहाँ पे ये जिसे कहते हैं प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दिया है कि हम दोनों मींस फुल्ली इन्वॉल्व होना चाहते हैं रियल एस्टेट में, और उन्होंने एक कंपनी में एक्विजिशन की। लेकिन ये पहली कंपनी नहीं है, आप देखेंगे तो इमार भी इंडिया आया हुआ है, सोभा जो इंडिया में साउथ इंडिया में था और सबसे ज्यादा उन्होंने काम किया है दुबई में या मिडिल ईस्ट में, वो भी बहुत जोर से पूरी इंडिया में अपनी छवि फैला रहे हैं। तो ये जो ग्रोथ है ये रियल एस्टेट की एक जीत है, ये रियल एस्टेट के ग्रोथ की एक जिसे कहते हैं मोहरा है। इट इज अ स्टैम्प ऑन द ग्रोथ ऑफ रियल एस्टेट, जिसे हम आज देख रहे हैं। जहां तक मैं ये कह सकता हूं, इसके आगे भी काफी अच्छी कंपनीज यहां पे आके सब एक दूसरे के साथ अच्छी अपनी जो नई पॉलिसीज है उसका पूरा एडवांटेज लेते हुए ग्रोथ किए जा सकते हैं, और इंडियन रियल एस्टेट को इससे बेनिफिट ही होना है और पूरी इकोनॉमी को इसका फायदा होना है। और जैसे जैसे ये हम आगे बढ़ेंगे, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ बढ़ेगी, नए सिटीज डेवलप होंगे, मेरा मानना है कि और अच्छे डेवलपर्स जो हैं इनकी ग्रोथ ज्यादा होगी और मार्केट को इसका ओवरऑल इंपैक्ट अच्छा मिलेगा। गुलाम साहब, एक जो आपने भी जिक्र किया कि 2005 के आसपास भी हमने काफ़ी सारा विदेशी पैसा आता हुआ देखा था, लेकिन वो एक अलग वक्त था। तब ना तो ये हमारा रियल एस्टेट सेक्टर इतना रेगुलराइज था और चीज़ें काफ़ी हेफाजत थी जो आज हैं। आज काफ़ी स्टेब्लिश है। रेरा, पोस्ट रेरा के बाद हमने काफ़ी परिवर्तन देखा, मेच्योरिटी पे पहुंचा है। वो जब पैसा आया, उस पैसे ने कुछ ब्लॉकेट्स भी क्रिएट किए, कुछ इश्यूज भी क्रिएट किए। रियल स्टेट में एक बड़ा बूम देखा, लेकिन फिर एक बड़ा स्लो डाउन भी देखा। उस समय बहुत ज़मीनें वगैरह खरीदी गई जहां कहते हैं कि पैसा ब्लॉक हुआ। काफ़ी सारी थ्योरीज और बातचीत हम पहले पास्ट में कर चुके हैं। वो पैसा आया, अलग दौर था। ये पैसा आ रहा है, एक डिफरेंट दौर है। क्या कंपैरिजन हम दो में कर सकते हैं? और उस बार कुछ नतीजे हमें दिखे जो कि बहुत पक्ष में नहीं गए। इस बार क्या कुछ ऐसा होने की आशंका होगी, या चूंकि मैंने कहा कि अब एक बेहतर मार्केट है, रेगुलराइज मार्केट है, ज़्यादा स्टैब्लिश मार्केट है, ट्रस्ट बेहतर है, तो इस बार चीज़ें वैसी नहीं होंगी, बल्कि इसके ज़्यादा बेहतर परिणाम हमको दिखेंगे? अगर हम उस दौर पर कुछ लम्हे के लिए गौर करें कि जब 2005, 6, 7, 8 का जो पीरियड था, जब 2005 में प्रेस नोट 2 के साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई की एंट्री इंडिया में हुई, उसके बाद इत्तेफाक कह लें या जो कह लें, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो 2007-8 में आया, वो तकरीबन 3-4 साल बाद ही आया। तो इतना बड़ा क्राइसिस आया तो इंडिया में, भारत में जो निवेश था एफडीआई का, उस पर इम्पैक्ट, अंकुश तो लगना ही था, क्योंकि जहाँ से आ रहा था वहाँ पर मार्केट ख़राब हो गई। लेकिन इसके साथ साथ भारतवर्ष भी उस समय तैयार नहीं था। अगर मैं ये कहना चाहूँ कि हमारे सिस्टम्स पूरी तरह से मैच्योर्ड नहीं थे, तो उस समय जो प्लेयर्स आए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस के बेसिस पर, कि उन्हें लगा कि भारत शायद अब तैयार है और आगे चल के और बेहतर रूल्स क्विकली बना पाएगा, इस उम्मीद पर उन्होंने भारत में काफ़ी सारा एफडीआई निवेश किया था। लेकिन तकरीबन सब नाकाम हुए। दो चीज़ें हुई। पहली चीज़ तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण जो ग्लोबली सारी इकॉनमी तहस नहस होती दिखाई दी। उसके अलावा भारत भी उस समय पूरी तरह तैयार ना होने के कारण बहुत सारे ख़राब तजर्बे लेकर गए, वापस गए हैं लोग, जो सारी दुनिया से जो लोग भारत आए थे,
उनके लिए ये बहुत ही चिंताजनक बात थी कि सिस्टम, जैसे उस समय रेरा नहीं था, उस समय ब्लैक इकोनॉमी वगैरह गजब थी, उस समय डेवलपर्स, अंग्रेजी में कहते हैं, वर ऑन द हाई हॉर्सेस, कि उन्हें ये लग रहा था कि वो जिस चीज़ को छू दें वो सोना बन जाएगी, और उन्होंने उस मट्टी का भाव सोने के हिसाब से आंका और उस सोने के दाम के हिसाब से लोगों से अपने बिजनेस में पार्टिसिपेशन की तवक्को की, और वहाँ पर चीज़ें गलत हुई। क्योंकि उसके बाद जब मार्केट गिरी तो ऐसा कोई शख्स नहीं है, ऐसा कोई फॉरेन प्लेयर नहीं है जिसने अपने पैसे भारत में लुटाए नहीं होंगे उस दौरान में। लेकिन उसके कारण मल्टीपल हैं, भारत का भी उसमें थोड़ा बहुत, हमारे सिस्टम्स का भी दोष है, ग्लोबल इकोनॉमी का भी दोष है। पर उसके आज अगर हम देखें, उसके उसके सामने आज क्या क्या चीज़ें तब्दील हुई हैं, क्या इम्प्रूवमेंट आए हैं, तो आज सबसे पहले तो आप, जैसा आप बता रहे हैं, रेगुलेटर आ गया है, तो उसके कारण एक प्रोजेक्ट से पैसा निकाल कर दूसरे प्रोजेक्ट में क्लेंडस्टाइनली इन्वेस्ट कर देना आज मुमकिन नहीं है। तो इस तरह के जो चेंजेस आए हैं, ओवरऑल रूल्स में, सिस्टम्स में इम्प्रूवमेंट आया है, और जो निवेशक अब आ रहे हैं वो उन्होंने पहले के तजुर्बों से काफ़ी सबक सीखा है, और अब तैयार होके आ रहे हैं कि दोबारा उस किस्म का रिपीट नहीं होगा। तो सिस्टम भी बेहतर है, और भारत का, वी हैव पुट आवर हाउस इन ऑर्डर, सारी चीज़ें तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को वेलकम करने के लिए रेड कारपेट जो अब जाके फैलाया गया है, उस समय सिर्फ हाफ हार्टेड अटेम्प्ट था, आज बहुत ही अंतर है उसमें, और ओवरऑल तजुर्बेकार लोग हैं जो बाहर से आ रहे हैं। जैसे मैंने आपसे बताया कि ब्लैकस्टोन, अगर हम उनका जिक्र करें केवल, वो उस समय मार्केट में थे लेकिन उन्होंने पैसा नहीं डाला था क्योंकि वो समझ रहे थे कि चीज़ें गलत हो रही हैं। इंतज़ार किया, और जब मार्केट पूरी तरह से तैयार हो चुका तब उन्होंने अपना सारा माइट, अपनी सारी जोर, अपनी शक्ति इस मार्केट में लगाई। तो आज मुझे लगता है कि काफ़ी अंतर है उस समय में और आज में। आज जो निवेशक आ रहे हैं, आज जो कैपिटल आ रहा है, वो बहुत ही समझदार कैपिटल है, और आगे चल के उस तरह के दोबारा कोई एक्सपेक्टेशन या उस तरह की चीज़ें गलत हों ऐसी उम्मीद नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि मार्केट को भी अपने एक्सपेक्टेशंस में या फ्यूचर बिहेवियर्स में इंक्लूड करना आवश्यक है। ये समझना कि चूंकि भारत एक बहुत ही सक्सेसफुल स्टोरी है कि 4 से 5, 5 से 8, 8 से 10 ट्रिलियन में जो ग्रोथ है वो बढ़ती चली जाएगी, और वो स्मूथली होगा, और ये समझना कि एक स्ट्रेट लाइन ग्रोथ होगा, ये शायद गलत हो, उसमें ब्लिप्स हो सकते हैं, अप्स एंड डाउन हो सकते हैं। तो जो कैपिटल आ रहा है उसको थोड़ा पेशेंट भी होना होगा कि अगर कभी मार्केट में थोड़ा डाउन टर्न आ भी जाए तो उस डाउन टर्न को भी वो बेहतर तौर से मैनेज कर पाएँ, और उसके साथ साथ चले। लॉन्ग टर्म प्ले की आवश्यकता है आज, और जो कैपिटल मुझे आ रहा है, मुझे लग रहा है ये पेशेंट कैपिटल है। ये लोग वो हैं जो भारत को आज समझ रहे हैं, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ, जैसा बमन भी बता रहे थे कि 5 से 10, 10 से 20 ट्रिलियन अगर जा रही है इकोनॉमी, तो उसमें रास्ते में शायद कुछ रोड़े, कुछ रखने, कुछ रोड ब्लॉक्स आएंगे। उन रोड ब्लॉक्स को तय करते हुए इस ग्रोथ के हिस्सेदार बनना, ये फॉरेन कैपिटल का पर्सपेक्टिव अब मुझे दिखाई दे रहा है, जो बहुत ज्यादा उम्मीद अफजा है। तो इस पर बमन साहब आपकी राय भी बनती है। मतलब एक बड़े डेवलपर तो आप हैं, लेकिन क्रेडाई के प्रेसिडेंट भी हैं, पूरे देश के मार्केट को देख रहे हैं, सारे सेंटिमेंट्स को समझ रहे हैं, बाकी डेवलपर्स किस तरह से सोच रहे हैं, मार्केट को किस तरीके से इस वक्त हैंडल कर रहे हैं। जो चिंता मैंने इनके साथ जाहिर की और जो एक दो सिनारियों का हमने कंपैरिजन किया, उस पर आपकी क्या राय बनेगी? विपिन जी, पहले तो आई थिंक हमें ऑलवेज फुल ग्रेटिट्यूड या फुल मार्क्स देने चाहिए गवर्नमेंट को, जो आज की तारीख में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी ध्यान दे रही है। और दूसरी, पूरे हिंदुस्तान में आप देखेंगे तो स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन की तरफ काफी ध्यान दिया जा रहा है। और एक कहते हैं द इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी की टाइम हैज कम। आप अगर देखेंगे तो पूरी दुनिया जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से हमारे देश की तरफ देख रही है। हम बहुत देशों में से वो देश है जहां पे अंग्रेजी बहुत फ्लुएंटली बोली जाती है। हम बहुत देशों में से वो देश हैं जहां पे सुख शांति, या जैसे कहते हैं पीस, काफी अच्छी तरह से मेंटेन किया जा रहा है। हम बहुत देशों में से वो देश है जहां पे हमारे लोग जो है वो प्रोग्रेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया है और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ी जा रही है, उसकी वजह से ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत जोरदार होने वाला है। वेदर आप देखेंगे कि 150 एयरपोर्ट से करीबन 400 एयरपोर्ट का ग्रोथ का उनका प्लान है। रेलवेज को पूरे इंडिया में जोड़ने की बात है, नए नए रोड्स आ रहे हैं, नए नए पोर्ट्स आ रहे हैं। तो ये सारी चीज जो है इससे बिजनेस और आगे बढ़ेगा,
और बिजनेस के बढ़ते ही रेजिडेंशियल की डिमांड बढ़ेगी। और दूसरा लास्ट पॉइंट तो ये है कि एज एन इंडियन हमारे ग्राहक जो हैं वो भी काफी आज की तारीख में एजुकेटेड हुए हैं, बहुत पूरी दुनिया घूमी है, पूरी दुनिया में बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होते हैं वो देखें, किस किस तरह के घर मिलते हैं वो देखें। और हमारे यहाँ पे आज की तारीख में ट्रांजिशन, यानी लोग अपने गांव को छोड़ के शहर में आते हैं, फिर वहां से बढ़ोतरी पाके बड़े शहरों में जाते हैं, तो इनके लिए भी एक ग्रोथ के हिसाब से वो ट्रैवल करते हैं, उनके लिए भी घरों का बनना या बनाना बहुत जरूरी है। हमने देखा है पास में गवर्नमेंट इसलिए फेल हुए थे क्योंकि उन्होंने इनफ नंबर ऑफ घर या इनफ ध्यान घरों की तरफ नहीं दिया था। और मुंबई, लेट अस फेस इट, बहुत सारे स्लम की जो प्रोलिफरेशन हुई बस इसी रीजन से हुई। तो आई गिव फुल मार्क्स टू द गवर्नमेंट फॉर ध्यान जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे दिया है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ते हुए मैं मानता हूं कि हमारी ग्रोथ होगी। आज के डेवलपर्स काफी ऑर्गेनाइज्ड हैं, कोई भी एडिशनल वैल्यू क्रिएशन के इसमें लगा हुआ है, नॉट एडिशनल प्राइस। और सारे डेवलपर्स, इन गुलाम आप एग्री कर पाओगे कि मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स जो ऑर्गेनाइज्ड डेवलपर्स कहे जाते हैं उनको वेलोसिटी या टर्नओवर और एकदम एक प्रोसेस और सिस्टम से ग्रोथ करने की आदत हुई है, नॉट ऑन ओनली प्राइस इंक्रीज जो पहले हुआ था 2005-6 में। बट लेट अस फेस इट, तब इतना बड़ा पैसा एक साथ आ गया था और एक स्टोरी थी, देयर वाज ओनली अ स्टोरी। ये बार वो स्टोरी के साथ उसकी पूरी रूल्स और गाइडलाइंस भी आ गई हैं, तो इस बार ग्रोथ निश्चित है और इस बार पैसा पानी में नहीं जाएगा, ऐसे मेरी खातरी है, मेरी आई एम श्योर ऑफ इट। ओके गुलाम साहब, एक सवाल इसमें ये बनता है कि अब जब ये पैसा आ रहा है तो ये पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? क्या ये फिर वही 4, 5, 6, 10 मेट्रोज में कंसंट्रेटेड रहेगा, या जैसा थोड़ी देर पहले बमन साहब ने जिक्र भी किया था, उनकी एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें उन्होंने 60 शहरों का जिक्र किया, टियर 2, टियर 3, इनफैक्ट टियर 4 शहर भी उसमें शामिल थे। किस तरीके से जो ये फॉरेन इन्वेस्टर हैं, क्या ये उस गहराई में जाके रियल एस्टेट को देख रहे हैं, या फिर जहां जीसीसीज हैं या बड़े सेंटर्स हैं या बड़े शहर हैं वही 8-10 सेंटर्स, उन्हीं में पैसा अटक जाएगा? देखिए, इसका एकदम सीधा साधा जवाब थोड़ा सा आपको नाउम्मीद करेगा, लेकिन हकीकत ये है कि ये शुरुआत सिर्फ टॉप शहरों में ही होगी। वक्त लगेगा, और कितना वक्त लगेगा वो कहना इस समय थोड़ा दुश्वार है, क्योंकि ये जो भी कैपिटल आ रहा है ये बिल्कुल दिस इज़ कॉमर्स, दिस इज़ इकोनॉमिक्स, कि जो पैसा आ रहा है उस पर वो ग्रोथ चाहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। और वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की राइट नाउ आप जिन शहरों का जिक्र कर रहे हैं, टियर 2 या टियर 3 शहरों में कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद इस समय नहीं जागी है। अगर आगे चल के 15-20 साल बाद हालात दुरुस्त हों या तब्दीलियां आएँ जिसके चलते इन शहरों जिनका आप जिक्र कर रहे हो वहाँ पर भी इकोनॉमी इसी प्रकार बढ़ेगी जैसे टॉप 7-8 शहरों में बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट वहाँ भी जाएगा। लेकिन राइट नाउ फॉरेन कैपिटल का कहाँ जिक्र कर रहे हैं? अगर आप भारतीय डेवलपर की ही बात कर लें या बमन से ही पूछ लें कि वो मुंबई के अलावा पूना या हैदराबाद के अलावा किसी और चौथे शहर में जाना चाहेंगे, जवाब आपको मिल जाएगा। तो अगर ये जवाब इतना सरल और सादा है, तो उसमें ये उम्मीद करना कि बाहर से जो लोग आएंगे वो किसी 3rd टियर या 4th टियर शहर में भी पैसा लगाएंगे, ये मुझे लगता है सोचना भी दुरुस्त नहीं है। शुरुआत है ये टॉप कैपिटल जो 4-5 शहर हैं उनमें से शुरू होगा, उसके बाद धीरे धीरे जैसे इकोनॉमी पेनिट्रेट करती है, ग्रोथ पेनिट्रेट करती है, और भी उम्मीद होगी कि हम वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन राइट नाउ बिल्कुल ये चंद, शायद 8 भी नहीं, शायद ये 3 या 4 शहरों तक ही सीमित रहेगा, ये मैं देख रहा हूँ। ओके, तो इस पे एक राय बमन साहब की भी ले लेते हैं। विपिन जी, देखिए पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि नॉट ओनली पैसा बाहर से आएगा, हिंदुस्तान में भी काफी पैसा है। और जैसे गुलाम जी ने बताया, ये फैक्ट है। बाहर का पैसे की क्यों बात कर रहे हो? छोटे शहरों में से अच्छे डेवलपर्स मुंबई में आना शुरू हो गए हैं, और ये सारे मुंबई में अपना एक तरह का बेस बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी मार्केट है। करीबन 40% ऑफ द recognized residential sales by value हमारे मुंबई और एमएमआर में हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आएंगे। लेकिन ये मैटर ऑफ टाइम है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छी बनती जा रही है। और आप ऐसा मान लो कि अगर हम मुंबई को एक एपिसेंटर पकड़ें तो मुंबई के आजू बाजू की जितनी एरियाज हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। वैसे ही दिल्ली, वैसे ही कलकत्ता, वैसे ही बैंगलोर। मेरा ये मानना है कि ऑल दीज सिटीज विल स्टार्ट ग्रोइंग पेरिफेरली,
और ये ग्रोथ सूनर लेटर टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी जाना शुरू हो जाएगा। और अगर मान लो कि फॉरेन पैसा अगर सिर्फ मेन सिटीज में रहना चाहे तो डेवलपर्स जो हिंदुस्तानी डेवलपर्स है वो तो टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी ज्यादा ध्यान देंगे ही। ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का कमाल है। एंड आई एम वंस अगेन सेइंग कि जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचता है वहां वहां प्रॉस्पेरिटी जाती है, और जहां जहां प्रॉस्पेरिटी जाती है वहां वहां ग्रोथ होता है। Right. अब एक बड़ा सवाल है, क्विकली मैं अपने बातचीत को एक सिरे पे ले जाऊं उससे पहले कि ये जो पैसा आएगा, क्या ये प्राइसिंग पे किसी तरह का प्रेशर डालेगा? क्योंकि जैसा आपने भी कहा गुलाम साहब कि भाई वो पैसा तो इसीलिए लग रहा है कि उस पर एक रिटर्न आए। ठीक है, उससे क्या बनेगी? उससे लग्जरी हाउसिंग बनेगी, उससे मिड इनकम हाउसिंग बनेगी, अफोर्डेबल में जाएगा नहीं जाएगा वो एक अलग बात है, लेकिन क्या इससे प्राइसिंग पे किसी तरह का प्रेशर आएगा? ये मैं नहीं मानता। ये मैं इसलिए नहीं मानता कि जो कैपिटल, फॉरेन कैपिटल आ रहा है, जैसा मैंने कहा कि इन्होंने दुनिया देख रखी है, ये जानते हैं कि कैपिटल को कैसे स्मार्टली इन्वेस्ट किया जाए और कैसे उसका रिटर्न एस्टैब्लिश किया जाए। हमारा जो हमारी तारीख बताती है कि इससे पहले हमारे काफ़ी सारे मसाइल महज इसलिए पैदा हुए हैं कि बहुत ज़्यादा ग्रीड मार्केट में आई। और चूंकि आज बमन साथ में है, मैं वो वर्ड डेवलपर इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, ग्रीड वहीं पर थी कि हम किसी तरह दामों को बढ़ाएं, चाहे मकान ना बिकें। तो अगर आपके एक महीने में मान लें 100 रुपए में 10 मकान बिक रहे हैं, तो आपने कहा अगले महीने में 120 करता हूं, चाहे 5 ही मकान बिकें। तो ये जो जो एक मेंटालिटी थी वो बहुत बदली है। आई थिंक बमन भी वो चीज़ का जिक्र कर रहे थे कि आज डेवलपर्स ये समझ रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेल्स को किस तरह मेंटेन किया जाए, बरकरार रखा जाए, और केवल प्राइस राइज पर ही ग्रोथ फोकस ना हो। क्योंकि प्राइस राइज एक मकाम पर जाने के बाद अफोर्डेबिलिटी पर चैलेंज करना शुरू कर देता है, और वहाँ जाने के बाद फिर मार्केट के लिए बहुत दुश्वारियाँ पैदा होती हैं, शायद गिरावट भी शुरू हो जाए। तो आज के डेवलपर्स भी समझदार हैं, वो जानते हैं कि सिर्फ प्राइस ही नहीं बढ़ाना, वेलोसिटी ऑफ सेल्स भी बरकरार रखना है। तो वो क्या सही प्राइस होगा, प्राइस डिस्कवरी एट विच वेलोसिटी ऑफ सेल भी बरकरार रहे, उस चीज़ की समझ आज कई सारे डेवलपर्स को है। और मैं मानता हूं कि इस कारण से वो दोबारा वो चीज़ नहीं पैदा होगी कि केवल अगर आपके पास कैपिटल है तो आप ये कहोगे आज मुझे नहीं बेचना, जब प्राइस बढ़ेगा तभी बेचूंगा। वो मेंटालिटी मुझे नहीं लगता अब दोबारा सामने आएगी। आप बमन से भी कॉन्फर्मेशन ले सकते हैं, विल ही डू दैट, लेकिन मुझे नहीं लगता दोबारा होगा। और उस कारण से प्राइजेस का जो बुरी तरह से इससे पहले प्राइसेस बढ़े, उस चीज़ की उम्मीद नहीं की जा रही है। 7-8% सालाना अगर बढ़ रहा है, अगर आपका इन्फ्लेशन इटसेल्फ 6-7% है, तो इन्फ्लेशन से 100-200 बिप्स ऊपर नीचे अगर हो तो वो ग्रोथ एक स्टेबल ग्रोथ है। और आज डेवलपर्स भी जानते हैं और वो फॉरेन के निवेशक इनसे बेहतर जानते हैं। हाँ, नहीं, इनफैक्ट जिस NIS का जिक्र किया बमन साहब ने, जो कि नासिक में हुआ, इनफैक्ट उन्होंने अपने एड्रेस में वहाँ अपने फेलो डेवलपर्स को ये बात बोली थी कि आपको काम पे फोकस करना है, वो बेचने वाली और या प्राइस वाली चीज़ पर आपको नहीं जाना है। मतलब बेचना तो है लेकिन प्राइस पे मत फोकस कीजिए, काम पे कीजिए। तो इनफैक्ट वो उन्होंने खुले मन से एड्रेस भी किया था। दैट इज़ अ गुड थिंग। बमन साहब, अब आप दोनों से एक सवाल, इस पूरी बातचीत का हमारे दर्शकों के लिए, अब हमारे दर्शक में सभी तरह के लोग हैं, जिन्हें घर खरीदना है, जिन्हें निवेश भी करना है, वो रियल एस्टेट को समझना भी चाहते हैं, उनके लिए क्या टेक अवे है? तो रियल एस्टेट जो है वो एक रियल एसेट है, ये एक स्टेबल लॉन्ग टर्म एसेट है। मेरा मानना है कि हमारी जो हिंदुस्तान की वेल्थ है, करीबन 60% इसकी बढ़ोतरी जो हुई है वो रियल एस्टेट के जरिए हुई है। आपके बुजुर्गों ने लैंड ली, उस लैंड की वैल्यू आज बढ़ गई और उसका फायदा आपको मिल रहा है। इसी तरह से आप नए नए इन्वेस्टमेंट्स जो करें वो सही समझ के, रियल एस्टेट को सही समझ के करें। और इसमें मेरी ये समझ है कि नए नए एसेट क्लासेस जो आते हैं, रीट्स हैं, उसमें भी कर सकते हैं। और आपकी जैसे रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो हिसाब से आप नए शहरों में भी जाके इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, नए नए टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और रही बात, अगर आप एकदम स्टेबल रहना चाहते हो तो हमारी बड़ी सिटीज जितनी है वो तो है ही, जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स पा सकते हैं। गुलाम साहब, आपका टेक अवे? मैं थोड़ा सा डिफ़र करना चाहूँगा। बमन मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हैं, लेकिन चूंकि वो कॉन्फ्लिक्टेड पार्टी हैं, डेवलपर हैं, मेरा व्यू थोड़ा सा अलग है। मैं ये समझता हूँ कि रियल एस्टेट में जाने बूझे बगैर हाथ डाल देना ये बहुत ही गलत है। ये एक वो आग है जिसे आपने ठीक से नहीं समझा तो आपको जला सकती है, और वही आग है जो अगर आपने ठीक से परखा तो आपके सोने को कुंदन बना सकती है। ये चीज़ को समझना बहुत आवश्यक है कि
जो एक तरह टिपिकल जो मेंटालिटी है। और बमन ने एक बहुत खूबसूरत बात कही, उन्होंने जिक्र किया है लैंड का। मान लें लैंड सोना है, लेकिन अगर आप मकान खरीद रहे हो और ये उम्मीद करते हो कि मकान में आपको उस तरह का डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट मिलेगा जैसा लैंड में मिलेगा, तो आप गलत हो। मान लें कि जो आप मकान खरीद रहे हो उसमें सारे एग्रीगेटर से लेके लैंड ओनर से लेके डेवलपर्स ने तकरीबन सारे का सारा जूस जो इन्वेस्टमेंट का है वो हर खतरा निकाल लिया है, निचोड़ लिया है। अब जो आपके हाथ मकान आया है वो केवल एक ज़रूरत की चीज़ है। उस ज़रूरत की चीज़ को ज़रूरत की चीज़ ही समझ के आप उसमें अपना पैसा डालें, उसको निवेश के तौर पर ना देखें। निवेश के लिए दूसरे तरीके हैं, जब वंस अगेन जो बमन ने कहा, चाहे रीट्स में पैसा लगाएं या और रियल एस्टेट से ताल्लुक़ रखती हुई किसी अच्छी रियल एस्टेट कंपनी है, चाहे वो वमन की कंपनी हो, अच्छा परफॉर्म कर रही हो तो उसकी इक्विटीज़ को ख़रीदें। लेकिन मकान ख़रीदना अपने आप में एक बहुत ही ख़तरनाक तरीक़ा है अपने निवेश को बढ़ाने का, जब तक आपने सोचे समझे कदम ना लिया हो। और ये शायद ये सैकड़ों ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ में चंद एक अपॉर्चुनिटीज़ होंगी जहां आपको अच्छा ग्रोथ मकानों के वैल्यूज़ में मिला होगा, लेकिन 100 में से 80 से 90% ऐसे मकान होंगे जहां पर आपको 7-8% से ज़्यादा पर एनम ग्रोथ नहीं मिलता। और मान लें कि उसी के सामने दूसरे कई सारे साधन हैं। आजकल गोल्ड की रफ्तार, गोल्ड का प्राइस उससे ज़्यादा बढ़ा है, तो आपके हाथ और बेहतर निवेश के उपाय भी हैं रियल एस्टेट में। और मकानों में ख़रीदने से मैं आपको ख़बरदार कर रहा हूं कि जब तक आप उसको सही से ना समझें उस मकान में पैसा ना डालें। लेकिन अगर आपकी ज़रूरत की चीज़ है, मान लें आपने अपने, जैसे रोटी कपड़ा और मकान कहते हैं, रोटी में आप निवेश नहीं करते, कपड़े में आप निवेश नहीं करते, तो मकान में क्यों? तो इस चीज़ को समझना आवश्यक है कि ये ज़रूरियात की चीज़ें हैं, ये निवेश के तौर पर इसको देखना थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। चलिए, तो हमारी ये जो पूरी इंटरेस्टिंग बातचीत एक मिनट, जी, एक मिनट, मैं आई वांट टू कम इन और इतना ही कहना चाहूंगा, गुलाम जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन मेरा ये कहना था कि आप कमर्शियल एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिटेल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अगर चाहो तो जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ोतरी होने वाली है, आज की तारीख में नया जनरेशन जो है वो ऑनलाइन जाके फाइंड आउट कर सकती है नया रेलवे स्टेशन कहाँ आ रहा है, नए रास्ते कहाँ आ रहे हैं। और वहां पे अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है तो वहां पे जाके अच्छे डेवलपर के साथ पूरी छानबीन करके रेरा के सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ के अगर इन्वेस्ट करें तो उनको मल्टीपल ग्रोथ भी मिल सकती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप लैंड में ही इन्वेस्ट करना चाहो तो रियल एस्टेट डेवलपर्स आज की तारीख में लैंड भी एग्रीगेट करके उसको प्लॉटेड डेवलपमेंट्स करके करते हैं। और इसमें आप सब जानते हो कि जूहू की जो ग्रोथ हुई 1950s या 60s में, जब जूहू डेवलप हुआ, द 14 सोसाइटीज जब बनी, तब उसकी वैल्यू क्या थी और आज क्या वैल्यू है। तो इस तरह की ग्रोथ की भी हम आपके लिए पूरी तैयारी, मींस वी कैन मेक श्योर दैट आपको उस वो इन्वेस्टमेंट भी करने मिले। तो ओवरऑल राइट डेवलपर को बैकिंग करके, राइट उसके प्रोडक्ट्स को बैक करके आप डेफिनेटली अच्छा धन कमा सकते हैं, ये बात मेरी रहेगी। तो मैंने जैसे कहा कि हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत की। बातचीत शुरू हुई थी कि विदेशी पैसा एक बार फिर फ्लो कर रहा है इंडियन रियल एस्टेट पे, और इस बार फोकस हाउसिंग है, रेजिडेंशियल है, और बात पहुंची फिर निवेश तक, या रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट। तो बमन साहब और गुलाम साहब दोनों ने अपने अपने व्यूज़ रखे और बहुत इंटरेस्टिंग मुकाम पर इसको छोड़ा है। मैं चाहता हूं कि आज का शो तो हमने एक अलग चीज़ से बातचीत करी और अंत में जाकर हम एक कंक्लूजन पे पहुंचना चाहते थे। हालांकि मेरा थोड़ा सवाल एक दूसरे तरीका था, लेकिन एक अलग तरह के जवाब आए। एक थीम यहीं पे सेट हो गई है, तो आप दोनों ही मेहमानों को मैं फिर से आमंत्रित करूंगा, तब इसी टेबल पे हम तीनों बैठेंगे और रियल स्टेट्स में आपको किस तरह की, द रियल एसेट शो जो हम इसे कह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट से किस तरीके से आप उसे देखें, समझे, जाने, कहाँ कितना पैसा बन सकता है, कहाँ नहीं बन सकता है, उसके तौर तरीके क्या हैं, उस इन्वेस्टमेंट को गहराई से समझे, वो एक पूरा शो अलग से करेंगे ताकि पूरी बातचीत ही उस पर फोकस करें और इक्विटी क्लास तमाम चीज़ों की बात करेंगे। लेकिन आज जिस बड़े मुद्दे को या जिस बड़ी चीज़ को लेकर बैठे थे, आई थिंक उस पर काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का, क्योंकि आपने काफ़ी बढ़िया, गहरी और ऐसी बात की जो हमारे दर्शकों को बिल्कुल कनेक्ट कर गई होंगी। लेकिन जो आपने अंत में एक बड़ा मुद्दा छोड़ दिया है आप दोनों ने, उसके लिए फिर से एक बार बैठना होगा। पूरा का पूरा शो, पूरी की पूरी चर्चा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पर ही की जाएगी। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे तमाम दर्शकों का भी जिन्होंने ये शो देखा। आई होप कि द रियल एसेट शो में आपको एक रियल एसेंस भी मिला होगा। जरूर बताइएगा हमें, लेकिन अपनी मुलाकात हर हफ्ते होती रहेगी। फिलहाल अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।